नमस्कार स्टूडेंट्स, हम लोग बैक्टीरिया पे लैंगिक जनन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया के बारे में पढ़ रहे थे और उसमें हमने सबसे पहले ट्रांसफॉर्मेशन की बात की थी कि ट्रांसफॉर्मेशन की प्रक्रिया किस प्रकार से होती है। जो दूसरा लैंगिक प्रजनन का मेथड है बैक्टीरिया में, वो है कॉन्जुगेशन, संयुग्मन। इसमें क्या होता है कि दो बैक्टीरियल सेल का डायरेक्ट कांटेक्ट होता है, एक कॉन्जुगेशन ट्यूब उन दोनों के बीच में बनती है और उस ट्यूब के थ्रू डीएनए का ट्रांसफ़र जो है दोनों सेल्स के बीच में होता है। तो एक तरह से ये मतलब प्रॉपर उनमें एक्सचेंज जो है कॉन्जुगेशन ट्यूब के थ्रू डीएनए एक्सचेंज जो है यहाँ पे होता है। ये जो मेथड है, ये प्रोसेस जो है, इसको डेमोन्स्ट्रेट किया था एक्सपेरिमेंटली जो लेडरबर्ग और टैटम ने 1946 में, और इन्होंने एशेरिशिया कोलाई जो बैक्टीरिया है उसमें इस मेथड को एक्सप्लेन या इस मेथड को शो सबसे पहले उन्होंने लेडरबर्ग और टैटम ने किया था। उन्होंने कहा था कि ऐसा इन्होंने ऑब्जर्व किया कि नॉर्मली इकोलाई जो है ये लगभग सभी तरह के अमीनो एसिड जो इसको रिक्वायर्ड हैं, जो इसकी इनको ज़रूरत है, उनकी सिंथेसिस ही अपने आप कर लेता है। अगर आप इसको ग्लूकोज और मिनरल्स और सॉल्ट्स, मतलब जो इसे चाहिए वो रिक्वायर्ड मटेरियल, अगर इसको आप पूरा प्रोवाइड कर दें, ऐसे कल्चर मीडिया में डेवलप करें जहाँ इसको सफिशिएंट ग्लूकोज, मिनरल्स, सॉल्ट्स वगैरह मिल जाएँ, तो उस स्थिति में ये रिक्वायर्ड सारे अमीनो एसिड का सिंथेसिस अपने आप कर लेता है। इन्होंने एक म्यूटेशन इंड्यूस किया इस बैक्टीरिया को रेडिएशंस में एक्सपोज करके। ये जो एशेरिशिया कोलाई है इस पर रेडिएशंस डाली और इसमें म्यूटेशंस इंड्यूस किए लेडरबर्ग और टैटम ने। इन्होंने ये देखा कि दो म्यूटेंट में से एक म्यूटेंट ऐसा सामने आया जो कि बायोटीन और मैथियोनिन का सिंथेसिस नहीं कर सकता था। बायोटीन एक विटामिन है और मैथियोनिन जो है वो एक अमीनो एसिड है। ये दोनों का सिंथेसिस जो है वो म्यूटेंट नहीं कर पा रहा था। इसी प्रकार से एक और दूसरा म्यूटेंट इनके सामने आया जो कि थ्रेओनिन और ल्यूसिन नामक अमीनो एसिड्स का सिंथेसिस नहीं कर पा रहा था। तो दो चीज़ों की कमी उस फर्स्ट वाले म्यूटेंट में हो रही थी कि वो अपने आप उसका सिंथेसिस नहीं कर रहा था, और दो इसमें दूसरे वाले म्यूटेंट में हो रही थी कि वो थ्रेओनिन और ल्यूसिन का सिंथेसिस नहीं कर पा रहा था। अब इन्होंने क्या किया कि इन दोनों म्यूटेंट्स को इन्होंने मिक्स किया एक कल्चर मीडिया में, और जिसमें कि ये ऐसा मीडिया लिया जिसमें कि ये जो चारों फैक्टर्स है वो चारों फैक्टर्स ना हो, क्योंकि ये डेवलप भी नहीं कर पा रहे हैं दो फैक्टर दोनों, और ऐसा वाला मीडियम भी इन्होंने यूज़ किया जिसमें कि ये चारों फैक्टर्स ना हो। तो थ्योरेटिकली तो ये होना चाहिए था कि इनमें से कोई भी सेल जो है वो ग्रो नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन कुछ ही समय बाद वहाँ पे 100 कॉलोनीज डेवलप हो गई और जिनमें कि ओरिजिनल बैक्टीरियम जो है वो बना। तो ऐसा क्यों हो पाया कि इससे इन्हें ये समझ में आया कि देयर इज़ सम एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, कुछ एक्सचेंज है, एक ने दूसरे को वो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन दे दी और दूसरे ने पहले को दे दी, और उससे ये हुआ कि वो सब प्रकार का सिंथेसिस वहाँ पे, सब प्रकार के रिक्वायर्ड अमीनो एसिड्स का सिंथेसिस वहाँ पे कर पाए। क्योंकि यहाँ पे कोई केमिकल वगैरह नहीं आइसोलेट नहीं हुआ, तो इसलिए ये पता लग गया कि इसमें ट्रांसफॉर्मेशन की कोई भूमिका नहीं है। फिर कुछ समय बाद तो इसलिए ये पता लगा कि ट्रांसफॉर्मेशन तो ये काम नहीं कर रहा है, बल्कि कोई और चीज़ है जिसके थ्रू ये चीज़ हो रही है। तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी से ये पता लगा कि यहाँ पे डायरेक्ट सेल कांटेक्ट होता है जिसको हम कॉन्जुगेशन कहते हैं, वो यहाँ पे इकोलाई में होता है, और जिसके द्वारा सेल कांटेक्ट के द्वारा यहाँ पे जो कॉन्जुगेशन ट्यूब के द्वारा जो है वो जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज होता है। तो इस प्रकार से यहाँ पे ये एक छोटी सी ट्यूब सेक्सपिलस जैसी संरचना बन जाती है, और डोनर सेल जो है वो रेसिपिएंट सेल के साथ इसके कांटेक्ट में आती है, और इस कांटेक्ट के थ्रू दोनों के बीच में एक जगह बनती है। तो स्टेप 1 में कांटेक्ट हुआ, स्टेप 2 में एक्टिवेट हुआ डीएनए ट्रांसफ़र के लिए, स्टेप 3 में ये प्लाज्मिड का ट्रांसफ़र हुआ, सिंगल स्टैंडर्ड फॉर्म में ये डीएनए जो है वो यहाँ से निकल कर डोनर से उसमें जो रेसिपिएंट सेल है वहाँ पर आ गया, और कुछ समय बाद जो है एक नया फंक्शनल प्लाज्मिड यहाँ पे बन गया, उसका सिंथेसिस हो गया और दोनों सेल्स आपस में अलग हो गई। नो इट इज़ ऑल्सो कंपेरेबल टू F+ सेल्स। ये वाली जो सेल थी स्टार्टिंग वाली F प्लाज्मिड वाली, जो कि पहले इसमें नहीं था, इसमें F प्लाज्मिड था और वो सेक्स पिलाई का सिंथेसिस करने के लिए कैपेबल थी, जबकि दूसरी जो रेसिपिएंट सेल थी वो F- थी, वहाँ पे सेक्स पिलस नहीं पाया जा रहा था।
फिर बाद में जब ये जो सेल बनी ये टोटली कैपेबल है उसी सेल के, जैसी कि F+ सेल पहले हमारे सामने थी। तो इस प्रकार की जो प्रक्रिया है वो कहलाती है कॉन्जुगेशन प्रक्रिया। तो यहाँ पे ये जैकब और वॉलमैन ने सजेस्ट किया कि यहाँ पे डिफरेंट मेटिंग टाइप्स जो है ई कोलाई में वो एग्जिस्ट करती है। उन्होंने कहा कि कुछ बैक्टीरिया ऐसे हैं जिनमें एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल पीस ऑफ डीएनए, जिसको हम सेक्स फैक्टर कह रहे हैं या एफ फैक्टर कह रहे हैं, वो पाया जाता है, जिसको फर्टिलिटी फैक्टर भी कहते हैं। ये डोनर सेल्स हैं और इनको मेल और F+ भी कहा जाता है, मेल सेल्स के तुल्य भी माना जाता है, F+ सेल्स भी कहा जा रहा है, क्योंकि इनमें फर्टिलिटी फैक्टर F फैक्टर पाया जा रहा है। इनके कॉन्ट्रास्ट में हम देखें तो दूसरी कुछ सेल्स ऐसी भी हैं बैक्टीरियल सेल्स जिनमें कि F फैक्टर नहीं पाया जाता, उनको F- सेल या रेसिपिएंट सेल कह रहे हैं, या फिर उनको फीमेल के तुल्य जो है हम मान रहे हैं। ई कोलाई पर हेयर लाइक पिल्लाइस पाए जाते हैं। ये पिल्लाइसिस की जीवाणुओं की संरचना में हमने पढ़ा था, तो ई कोलाई पर पाए जाते हैं। तो जो F+ जो इसका स्ट्रेन है वो 1 से 3 एडिशनल पिल्लाई उसके पास पाए जाते हैं, एक या एक से ज़्यादा 3 तक के जो एडिशनल पिल्लाई पाए जाते हैं। ये F पिल्लाई और सेक्स पिल्लाई कहलाते हैं एंड दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर फिजिकल कॉन्टैक्ट बिटवीन द सेल्स। इन सेक्स पिल्लस के द्वारा ही जो है फिजिकल कॉन्टैक्ट सेल्स का हो पाता है। कॉन्जुगेशन के दौरान ये F+ और F- सेल्स जो हैं ये फिजिकल कांटेक्ट एक तरह से एस्टेब्लिश करती है और एक ट्यूब जो है कॉन्जुगेशन ट्यूब कहलाती है, वो इन दोनों के बीच में बन जाती है। देन F फैक्टर अनवाइंड होता है, जैसे जैसे अभी हमने बात की, रेप्लिकेट होता है और एक सिंगल स्टैंडर्ड F फैक्टर जो है वो क्रॉस करता है, रेसिपिएंट सेल में चला जाता है थ्रू द सेक्स पिलस के थ्रू वहाँ अंदर एंटर हो जाता है। वहाँ पे डीएनए रेप्लिकेशन होता है और डोनर और रेसिपिएंट सेल दोनों में ही एक डबल स्टैंडर्ड नेचर का डीएनए जो है रीएस्टेब्लिश हो जाता है दोनों सेल्स में। तो इस प्रकार से ये कॉन्जुगेशन की प्रक्रिया जो है वो होती है। तीसरा जो मेथड है वो कहलाता है ट्रांसडक्शन, और जो पारक्रमण या पराक्रमण, जिसको हम पारक्रमण कह रहे हैं बेसिकली हिंदी में, वो है ट्रांसडक्शन का मेथड। ये भी जो है एक डबल स्टैंडर्ड पीस ऑफ डीएनए का, इसमें भी ट्रांसमिशन या ट्रांसफ़र होता है डोनर सेल से रेसिपिएंट सेल में, बट डिफरेंस ये है कि डायरेक्टली नहीं होता, बल्कि यहाँ पर एक कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्व होती है, और ये थर्ड पार्टी यूजुअली बैक्टीरियोफाज होती है। जो जीवाणुभोजी हैं वो ये रोल प्ले करते हैं कि वो डीएनए का छोटा सा स्ट्रैंड एक डोनर सेल से रेसिपिएंट सेल में लेके जाते हैं। इस प्रकार का जो मेथड है वो कहलाता है पारक्रमण या ट्रांसडक्शन। ये फिनोमेना डिस्कवर किया था जिंडर और लेडरबर्ग ने 1952 में। जिंडर और लेडरबर्ग ने सैल्मोनेला टाइफीप्यूरिम पे अपने एक्सपेरिमेंट्स किए थे, और सैल्मोनेला टाइफीप्यूरिम पे अपने किए गए एक्सपेरिमेंट्स के आधार पर उन्होंने ये ट्रांसडक्शन का मेथड दिया था। हालांकि वो सेक्सुअल कॉन्जुगेशन की स्टडी कर रहे थे वहाँ पे सैल्मोनेला टाइफीप्यूरिम पर, और ये एक ऐसा बैक्टीरिया है जो कि माउस में टाइफाइड कर देता है, मतलब टाइफाइड का कारण बनता है चूहे में। इन्होंने क्या किया कि मिक्स किए म्यूटेंट्स जो कि कुछ न्यूट्रिएंट्स को बनाने में सक्षम नहीं थे, और उनको कल्चर मीडिया में इन्होंने उन फैक्टर्स को हटाते हुए, मतलब कल्चर मीडिया में वो फैक्टर्स नहीं पाए जाएं जिनको कि ये बनाने में सक्षम नहीं है, ऐसे वाले कल्चर मीडिया में इनको डेवलप किया। और फिर इन्होंने आइसोलेट किया रिकॉम्बिनेंट जो नए बैक्टीरियम बने, और जो कि सभी प्रकार के न्यूट्रिएंट्स का सिंथेसिस कर पा रहे थे। जो मतलब म्यूटेंट फॉर्म ऐसी वाली ली जो कि सक्षम नहीं थी, मीडियम ऐसा वाला रखा जो कि जहाँ पर की अवेलेबिलिटी नहीं थी, फिर भी इन्होंने क्योंकि ऐसा डेवलप कर लिया, तो ये इनके सामने ये चीज़ आई कि अलग अलग तरह के मिक्सिंग से, अलग अलग तरह के बैक्टीरिया को मिक्स करने से सभी प्रकार के न्यूट्रिएंट्स का सिंथेसिस यहाँ पे हो गया। तो इससे इनको ये समझ आया कि देयर इज़ समथिंग एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल थ्रू कॉन्जुगेशन। शायद यहाँ पे कॉन्जुगेशन के थ्रू जो है वो मटेरियल का, जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज हो गया, जैसे हमने कॉन्जुगेशन में देखा, और इसलिए सारे न्यूट्रिएंट्स जो है वो सिंथेसाइज कर पाए। फिर इन्होंने क्या किया, यू ट्यूब एक्सपेरिमेंट्स किए, मतलब इन्होंने एक म्यूटेंट्स को यू शेप्ड एक ट्यूब में रखा, उसके आर्म्स में रखा, और इनको सेपरेट किया बाय अ फाइन ग्लास फिल्टर बीच में लगा दिया, ताकि ये जो है उसमें से मतलब आसानी से जो है फाइन ग्लास फिल्टर दे कैन पास थ्रू इट। तो जो रिकॉम्बिनेंट्स वहाँ पर बने उसके बावजूद भी बन गए, मतलब वहाँ उससे पास नहीं कर पा रहे थे, वो ग्लास फिल्टर से पास नहीं कर पा रहे थे, उसके बावजूद भी जो है रिकॉम्बिनेंट वहाँ पे बन पाए।
तो इसने कॉन्जुगेशन को रिजेक्शन दिया कि कॉन्जुगेशन तो हुआ ही नहीं, वो आपस में एक दूसरे के कांटेक्ट में ही नहीं आए, एक म्यूटेंट दूसरी तरफ था, एक म्यूटेंट दूसरी तरफ था, और बीच में जो है वो ग्लास फिल्टर लगा हुआ था, तो इसका मतलब कॉन्जुगेशन तो नहीं हुआ। तो जेंडर और लेडरबर्ग ने ये सजेस्ट किया कि देयर आर सम फिल्टरेबल एजेंट, कुछ ऐसे एजेंट हैं जो कि फिल्टर कर हो रहे हैं, एंड दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटीरियल, और उनके द्वारा ही जेनेटिक मटीरियल का एक्सचेंज हो रहा है। फिर ये ऑब्जर्व किया गया कि जो ये एजेंट हैं दे आर नॉट डिस्ट्रॉयड बाय डीएनएज। डीएनएज एक एंजाइम होता है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियस, डीएनए जिससे कि ये जो कि इनको तोड़ देता है डीएनए को। तो ये भी देखा गया कि ये एजेंट जो हैं ये टूट नहीं रहे हैं, तो दैट मीन समझ में आ गया कि ये जो है वो डीएनए का एक्सचेंज डायरेक्टली नहीं है। तो यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन का भी एक तरह से जो है वो रिजेक्शन हो गया कि ट्रांसफॉर्मेशन भी नहीं हुआ है, कॉन्जुगेशन भी नहीं हुआ है, क्योंकि बीच में फिल्टर लगा हुआ है तो कॉन्जुगेशन भी नहीं हुआ है। और यहाँ पे जो कुछ एजेंट है जो कि फिल्टर के थ्रू जा रहे हैं वो डीएनएस के द्वारा डिस्ट्रॉय भी नहीं हो रहे हैं। फिर कुछ समय बाद जब एक्सपेरिमेंट्स हुए तो ये पता लगा कि जो फिल्ट्रेबल एजेंट है दे आर वायरसेस और बैक्टीरियोफाजेस बेसिकली, इनको इकोलाई में भी फिर फाइनली ऑब्जर्व कर लिया गया। तो उससे पता लगा कि जो बैक्टीरियोफाजेस के द्वारा ये ट्रांसडक्शन की प्रक्रिया जो है वो होती है, और इनके थ्रू जो है ये एक सेल से दूसरे सेल में यहाँ पे ट्रांसफ़र डीएनए का होता है। देखिए आप किस तरह से होता है कि ये होस्ट बैक्टीरिया है जो कि डोनर सेल है, अंदर बैक्टीरियल क्रोमोसोम है। पहला आप डायग्राम देखिए, फाज जो है अपना डीएनए, बैक्टीरियोफाज अपना डीएनए इसमें इंजेक्ट कर देता है। ये फास्ट डीएनए जो है डिग्रेड हो जाता है, होस्ट के डीएनए में एंजाइम्स की एक्टिविटी होती है और वो होस्ट डीएनए में छोटे छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट हो जाता है। देन ये डोनर डीएनए मतलब ये इसके साथ मिक्स हो जाता है, जो दोनों डीएनए आपस में मर्ज हो जाते हैं, और अब जो नए फाजेस डेवलप होते हैं यहाँ पे सेल सिंथेसाइज हो जाती है, और जो नए फाजेस डेवलप होते हैं, जो वायरस यहाँ पे डेवलप हो रहे हैं, बैक्टीरियोफाजेस डेवलप हो रहे हैं, उनमें मिक्सिंग हो जाती है। कुछ होस्ट डीएनए का पार्ट आ जाता है और साथ ही साथ अपना खुद का तो उनका डीएनए उनके पास आता ही है। और फिर जब ये वहाँ जो है आगे कहीं अगर किसी और में जाएंगे, ये ट्रांसक्शन करेंगे, रेसिपिएंट होस्ट सेल में चले जाएंगे, मान लीजिए यहाँ से यहाँ पे रेसिपिएंट होस्ट सेल में चले गए, तो वहाँ जाके ये अपना जो इनकॉर्पोरेट जो डीएनए ये डोनर सेल से लाए हैं उसके साथ ये अपना यहाँ पे इसके रेसिपिएंट सेल के डीएनए के साथ जो है यहाँ पर मिलकर और एक जो है रिकॉम्बिनेंट डीएनए का पोर्शन या रिकॉम्बिनेंट क्रोमोसोम बना देंगे। यहाँ पे ये अपना इंड्यूस कर देंगे दोबारा से, और फिर नया यहाँ पे रिकॉम्बिनेशन के द्वारा नया डीएनए यहाँ पे बन जाएगा। तो इस प्रकार से बैक्टीरियोफाजेस जो हैं वो जो ट्रांसडक्शन की प्रक्रिया है उसमें हेल्प करते हैं। मैकेनिज्म की अगर हम बात करें तो अभी मैंने जैसे आपको डायग्राम से समझाई, अटैच इट सेल्फ टू द सरफेस ऑफ द बैक्टीरियल सेल। सबसे पहले ये अपने आप को बैक्टीरियल सेल पे बैक्टीरियोफाजेस अटैच कर लेते हैं और अपना डीएनए इसमें इंजेक्ट कर देते हैं। वायरल डायरेक्ट द सिंथेसाइज ऑफ वायरल प्रोटीन एंड न्यू फेज पार्टिकल्स आर असेंबल्ड इन द सेल्स। अपने नए फाजेस बनाते हैं वहाँ पे। द सेल वॉल ऑफ बैक्टीरियल सेल बस्ट, जब ये बैक्टीरियल सेल वॉल बस्ट हो जाती है और ये सारे जो हैं बैक्टीरियोफाजेस हैं ये रिलीज हो जाते हैं, उसमें से बाहर निकल जाते हैं, जो उन्होंने अपनी कॉलोनी अंदर डेवलप की है वो सारे बाहर आ जाते हैं। इस प्रकार की जो प्रक्रिया है वो कहलाती है लाइटिक साइकिल। यहाँ ये प्रक्रिया कहलाती है लाइटिक साइकिल। फिर इनमें से कुछ वायरसेस अपने डीएनए को बैक्टीरियल क्रोमोसोम के साथ इनकॉर्पोरेट तो हो ही गया, मिक्सिंग तो हो ही गई है, ये टेम्परेट वायरसेस कहलाते हैं। और ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए इज़ नोन एज प्रोफेस, और जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए जो बनाया है इसको हम बोलते हैं प्रोफेस। इस प्रकार के जो बैक्टीरिया हैं दे आर कॉल्ड एज लाइसोजेनिक बैक्टीरिया। इसको हम लाइसोजेनिक की प्रक्रिया कहते हैं, लाइसोजेनिक बैक्टीरिया कहलाते हैं। वायरल डीएनए replicates along with bacterial chromosome, and under certain condition it destroys the bacterial cell and the prophages are released। अब जो नया बन गया है यहाँ डीएनए वो रिलीज हो जाएगा when these prophages infect other bacteria, दूसरे बैक्टीरिया को जब इन्फेक्ट करेंगे तो ये अपना जो डोनर का बैक्टीरियल डीएनए है उसको रेसिपिएंट बैक्टीरियल डीएनए को ट्रांसफ़र कर देंगे। फेज वायरस यहाँ पे वेक्टर की तरह एक्ट कर रहे हैं। ये डोनर और रेसिपिएंट बैक्टीरिया के बीच में वेक्टर हैं, वहाँ से ये डीएनए को अपने साथ लेकर आ रहे हैं और लाके जो है रेसिपिएंट बैक्टीरिया में यहाँ पे ट्रांसफ़र कर रहे हैं। तो इस प्रकार से ट्रांसडक्शन की प्रक्रिया होती है। ट्रांसडक्शन दो पैटर्न्स पे हो सकता है, एक कहलाता है जनरलाइज्ड ट्रांसडक्शन, एक कहलाता है स्पेशलाइज्ड ट्रांसडक्शन। जनरलाइज्ड सामान्य जिसको हम बोलते हैं वो कहलाता है सामान्य ट्रांसडक्शन या व्यापीकृत पराक्रमण, और दूसरा जो स्पेशलाइज्ड है उसको हम बोलते हैं विशिष्ट पराक्रमण। होता क्या है, अगर सारे फ्रेगमेंट बैक्टीरियल सेल के उनको चांस मिले, मतलब कोई सा भी फैक्टर ट्रांसड्यूसिंग फेज में आ जाए तो हम उसको जनरलाइज्ड ट्रांसडक्शन कहते हैं। और अगर टेम्पलेट फेज जो है वो कुछ रेस्ट्रिक्टेड जीन्स पर ही हो, कुछ पर्टिकुलर जीन्स को ही बैक्टीरियल के क्रोमोसोम के थ्रू जो है ट्रांसफ़र किया जाए
तो उस स्थिति में हम इसको स्पेशलाइज्ड ट्रांसडक्शन बोलते हैं। तो अगर हम कुछ बायोटेक्नोलॉजी में अगर हम यूज़ करते हैं, कुछ इच्छित जीन की प्राप्ति करना चाहते हैं, उनको हम नंबर बढ़ाना चाहते हैं, तो उस स्थिति में हम स्पेशलाइज्ड ट्रांसडक्शन की प्रक्रिया लेबोरेटरी कंडीशन में यूज़ करते हैं। तो इस प्रकार से ट्रांसडक्शन के द्वारा, जनरलाइज ट्रांसडक्शन और स्पेशलाइज्ड ट्रांसडक्शन के द्वारा जो है बैक्टीरिया में रिप्रोडक्शन होता है। तो हमने बैक्टीरिया के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तीनों प्रक्रियाओं का अध्ययन यहाँ पर कर लिया है। थैंक यू।